अच्छा जी, यहाँ से इस चैप्टर का हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स कौन से होते हैं? जिनका मैंने आपको बताया था बैकबोन नहीं होती। So most biologists have divided the animals into two groups on the basis of presence or absence of vertebral column यानी कि बैकबोन। ठीक है, सो बायोलॉजिस्ट ने इन द विद रिस्पेक्ट टू बैकबोन यानी कि किन में बैकबोन प्रेजेंट है और किन में बैकबोन प्रेजेंट नहीं है यानी कि वर्टिब्रल कॉलम, उसकी बेसिस पर एनिमल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है, एक इनवर्टिब्रेट्स और एक वर्टिब्रेट्स। ठीक है, द ग्रुप इनवर्टिब्रेट्स लैक वर्टिब्रल कॉलम, उनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता यानी कि उनमें बैकबोन नहीं होती। वाइल ग्रुप वर्टिब्रेट पजेस वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, जबकि वर्टिब्रेट में होती है वर्टिब्रल कॉलम। इनवर्टिब्रेट्स अकाउंट फॉर 95% ऑफ नॉन एनिमल स्पीशीज। इनवर्टिब्रेट्स में जितनी भी एनिमल स्पीशीज आज तक हमें पता है उनमें से 95% स्पीशीज आती हैं इनवर्टिब्रेट्स में। इनवर्टिब्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू 8 मेजर फाइला। इनवर्टिब्रेट्स 8 मेजर फाइला में डिवाइड होती हैं। कौन कौन सी? पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थस, निमाटोड्स, एनालिड्स, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकानोडर्मेटा। सो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिकली इतना याद होना चाहिए कि इनवर्टिब्रेट्स में टोटल 8 फाइलम्स आते हैं और उन 8 के 8 फाइलम्स के आपको नाम याद होने चाहिए। ठीक है, फिर हमारा पहला फाइलम स्टार्ट होता है फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है, सो पोरोस मीन्स चैनल्स और फेर मीन्स बेयर। ठीक है, सो ऐसा फाइलम जिसमें जो एनिमल्स हैं उनमें चैनल्स हैं। ठीक है, क्या मतलब हुआ इस बात का? आगे देखते हैं। द नेम पॉरीफेरा वॉज गिवन बाय, ये एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ई ग्रांट, 1836 में उन्होंने इस फाइलम का नाम दिया। फाइलम पॉरीफेरा को स्पंजेस भी कहा जाता है। और इनके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं आपको ये याद होना चाहिए कि फाइलम, ये जो फाइलम है इसका जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है, प्लस ये कौन से साइंटिस्ट ने दिया, और इस फाइलम को और क्या कहते हैं? इस फाइलम को स्पंजेस भी कहते हैं। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? हैबिटेट, ये इसमें पाए जाने वाले एनिमल्स कहाँ कहाँ रहते हैं। देयर लार्वल स्टेज, लार्वल स्टेज मैंने आपको बताया था जब कोई ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली डेवलप नहीं हो जाता उसका जो डेवलपिंग स्टेज होता है वो लार्वल स्टेज कहलाता है। सो इनका जो लार्वल स्टेज होता है वो मोटाइल होता है, मूविंग होता है, जबकि इनके जो एडल्ट्स होते हैं वो सेसाइल होते हैं, नॉन मूविंग होते हैं, अटैच टू सबमर्ज्ड रॉक। ठीक है, किसी रॉक से ये अटैच हुए हुए होते हैं। सो ये नॉन मूविंग होते हैं, सेसाइल होते हैं। अबाउट 10,000 स्पीशीज़ हैव बीन रिकॉर्डेड। ठीक है, फिर उसके बाद इनका जो साइज़ होता है वो चंद 1 मिलीमीटर से लेकर फ्रॉम अ फ्यू मिलीमीटर वाइड टू मोर देन अ मीटर लॉन्ग। ठीक है, इनकी विड्थ कितनी होती है? फ्यू मिलीमीटर्स, और इनकी लेंथ कितनी होती है? 1 मीटर से भी ज़्यादा, 1 मीटर से भी ज़्यादा। ठीक है, एग्जाम्पल स्कॉलीमेस्ट्रा जोबनी फ्रॉम एंटार्क्टिका। ठीक है, आपको जस्ट एग्जाम्पल दी हुई है, उसका ये बायोलॉजिकल नेम यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ इनकी बॉडी। पॉरीफेरेंस आर सिंपलेस्ट मल्टीसेलुलर एनिमल्स, ये मल्टीसेलुलर एनिमल्स में पाए जाने वाले सबसे सिंपलेस्ट एनिमल्स हैं। हैविंग नो टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स, हम लोगों ने स्टार्ट में ही पढ़ लिया था, जो हम लोगों ने एक फ्लो चार्ट देखा था उसमें क्या था? उसमें यही था कि जो हमारे जितने भी सेल्यूलर एनिमल्स हैं यानी कि जिनमें टिश्यूज़ वगैरह नहीं है, जो सिर्फ सेलुलर लेवल तक के हैं, महदूद हैं, उनमें फाइलम पॉरीफेरा आता है। फिर फाइलम पॉरीफेरा के बाद से टिश्यू लेवल या ऑर्गन लेवल वाले स्टार्ट होते हैं। ठीक है, सो पॉरीफेरा सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट है, इनके अंदर टिश्यूज़ नहीं होते, इनके अंदर ऑर्गन्स नहीं होते। एसिमेट्रिकल और रेडियली सिमेट्रिकल हो, ये दोनों तरह के इनमें पाए जा सकते हैं। एसिमेट्रिकल का क्या मतलब? कि जिन्हें आप कहीं से भी डिवाइड कर लो ये आपको इक्वल हाफ्स नहीं देंगे। ठीक है, सो इनके अंदर एसिमेट्रिकल या रेडियली सिमेट्रिकल पाए जाते हैं। द बॉडी वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ एन आउटर डर्मल लेयर। अब इनकी जो बॉडी वॉल होती है उनकी आउटर स्किन लेयर से ही वो वॉल बनती है, जो क्या कहलाती है? पिनेकोडर्म कहलाती है। ठीक है, अच्छा जी, फिर उसके बाद कंटेन्स पिनेकोसाइड्स एंड एन इनर लेयर द कॉनोडर्म कंटेन्स फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स नोन एज कोनोसाइट्स। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर आपसे क्या कहने की कोशिश करें, कह रहे हैं कि इनकी जो बॉडी वॉल होती है उसमें 2 लेयर्स होती हैं।
ठीक है। इनकी बॉडी वॉल्स में 2 लेयर्स होती हैं, यानी कि इन बिटवीन दीज 2 टर्म्स इज अ जिलेटिनस मैट्रिक्स द मेसेनकाइमा कंटेन मैनी काइंड्स ऑफ वॉन्डरिंग सेल्स। अच्छा जी, अब इनकी ये जो 2 लेयर्स होती हैं, एक होती है आउटर डर्मल लेयर और एक होती है इनर डर्मल लेयर। ठीक है, अब जो इनकी आउटर डर्मल लेयर है उसके अंदर जो सेल्स हैं उनका नाम है पिनेकोसाइट्स, और जो इनकी इनर डर्मल लेयर है उसमें जो सेल्स हैं वो कहलाते हैं कॉनोसाइट्स। ठीक है, और आउटर डर्मल सेल में जो आउटर डर्मल सेल्स पिनेकोसाइट्स कहलाते हैं, तो वो जो आउटर डर्मल लेयर है वो क्या कहलाती है, वो पिनेकोडर्म कहलाती है। इनर डर्मल सेल्स कोनोसाइट्स हैं, तो इनर डर्मल लेयर जो है वो कहलाती है कोनोडर्म। ठीक है, सो 2 लेयर्स हो गए, पिनेकोडर्म, कोनोडर्म। इन लेयर्स में जो सेल्स हैं, पिनेकोडर्म में पिनेकोसाइट्स, कोनोडर्म में कोनोसाइट्स। ठीक है, अब ये जो पिनेकोसाइट्स हैं उनकी तो कोई डिटेल आपको नहीं दी हुई, लेकिन जो कोनोसाइट्स हैं वो फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, मतलब फ्लैजिला लाइक होते हैं। ठीक है, थ्रेड लाइक। अच्छा, इनके दरमियान एक जिलेटिनस, एक जेल लाइक सब्सटेंस होता है, द मेसेनकाइमा उसका नाम है, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के वॉन्डरिंग सेल्स होते हैं। फिर उसके बाद दे हैव सिंगल बॉडी कैविटी। ठीक है, इनके अंदर बॉडी कैविटी सिर्फ एक ही होती है, स्पंजोकॉइल। कॉइल मतलब हम लोगों ने पढ़ा था कैविटी। ठीक है, सो स्पंजेस के खुद कहलाते हैं, फिर इनकी कैविटी स्पंजोकॉइल कहलाती है, डिवाइडेड इनटू कैनाल्स, जो कैनाल्स में डिवाइडेड होती है। द बॉडी कंटेन्स न्यूमरस इनकमिंग और इनकरेंट पोर्स। ठीक है, इनकी बॉडी के अंदर बहुत सारे इनकमिंग पोर्स होते हैं जो क्या कहलाते हैं, ऑस्टिया कहलाते हैं। इनकी बॉडी के जो पोर्स हैं वो क्या कहलाते हैं, ऑस्टिया कहलाते हैं। इनकी बॉडी की 2 लेयर्स हैं, पिनेकोडर्म, कोनोडर्म। इनकी बॉडी की कैविटी है स्पंजोकॉइल, और इनकी बॉडी के जो पोर्स हैं वो ऑस्टिया। ये डिटेलिंग आपको पता होनी चाहिए। एंड ए सिंगल लार्ज आउटगोइंग और एक्स करंट पोर, द ऑस्क्यूलम। और देखो इनके पास एक है इनकमिंग पोर्स और एक है आउटगोइंग पोर्स। ठीक है, इनकमिंग, आउटगोइंग। पहले तो ये चीज़, इनकमिंग पोर्स को इनकरेंट भी कह रहे हैं क्योंकि वो एंटर होने वाले हैं बॉडी में, और जो आउटगोइंग सेल्स हैं उनको एक्स करंट भी कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब जो इनकरेंट पोर हैं वो बहुत सारे हैं, न्यूमरस हैं, और जो आउटगोइंग पोर्स हैं वो सिर्फ एक ही है और बड़ा सा है। ठीक है, जो इनकमिंग पोर्स हैं उनका नाम है ऑस्टिया, और जो आउटगोइंग पोर्स हैं उनका नाम है ऑस्क्यूलम। वो एक ही पोर है, बड़ा सा है, सिंगल है, लार्ज है, उसका नाम है ऑस्क्यूलम। अब देखो यहाँ पर कितने सारे इनकमिंग पोर्स है, यहाँ नज़र आ रहे हैं कि यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ, ये जितने भी एरोस इनकमिंग शो कर रहे हैं सारे इनकमिंग पोर्स हैं। इनके थ्रू क्या हो रहा है, वाटर अंदर आ रहा है। ठीक है, फिर जो आउटगोइंग पोर है, आउटगोइंग जो सुराख है इनकी बॉडी में वो सिर्फ एक ही है जिससे वाटर बाहर जा रहा है। ठीक है, और ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ऑस्क्यूलम। ठीक है, फिर इसे लार्ज करके दिखाया हुआ है आपके यहाँ पर। देखो ये आपको अच्छे तरीके से दिखना है कि ये है आपकी सेंट्रल कैविटी। ठीक है, ये एक ही कैविटी है। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये है आपकी स्पंज की वॉल, ये वॉल यहाँ पर बनी हुई है जो आपको बड़ी करके भी दिखाई हुई है। फिर इसके बाद ये आपको यहाँ पर पोर्स दिखाए हुए हैं। ठीक है, अच्छा जी, और ये स्पाइक्यूल्स, एपिडर्मल सेल, ये आपको डिटेलिंग पता होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आ जाओ, इनका जो है एक आपको लार्ज करके दिखाया हुआ है, क्या चीज़ है, अमीबॉइड सेल है, ये फ्लैजिलर फिब्रिल से स्पंज ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, फिर यहाँ पर जो आपको अमीबॉइड सेल आपको जो दिखाया हुआ है, ये उसका न्यूक्लियस आपको दिखा रहे हैं, उसका कॉलर सेल, कोनोसाइट आपको दिखा रहे हैं। कॉलर सेल कौन सा था, फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल था। कोनोसाइट जो आपका आउटर सेल था। इनर सेल आपका क्या था, मैं सही कह रही हूँ, नहीं, कोनोसाइट आपका इनर सेल था। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, कोनोसाइट आपका इनर लेयर का सेल था, सही है। ये आपको एक कोनोसाइट की बात कर रहे हैं जो आपके इनर लेयर का सेल है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो आपको कोनोसाइट का आपको बताया हुआ था कॉलर फ्लैजिलेटेड सेल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो, ये इसकी कॉलर है। ठीक है, और यहाँ पर ये इसका फ्लैजिला है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी आपको डिटेलिंग्स पता होनी चाहिए। बाकी इसमें याद करने वाली 2-3 ही बातें मैं आपको इन डिटेल दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला ये कि कौन से साइंटिस्ट ने इसका नाम दिया है और किस नाम से पहचाना जाता है। इसका लार्वल स्टेज मोटाइल है, इसका एडल्ट स्टेज सेसाइल है, इनका साइज़ क्या है, ये हो गया। फिर उसके बाद इसकी बॉडी की जब डिटेलिंग आपको दी हुई है तो आपको ये पता होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट है। ठीक है, नो टिश्यू नो ऑर्गन। ये इनकी सिमेट्री आपको पता होनी चाहिए, एसिमेट्रिकल है, रेडियल सिमेट्रिकल है। प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि इनकी 2 लेयर्स हैं, एक है आउटर एक है इनर। आउटर लेयर को पिनेकोडर्म कह रहे हैं, इनर लेयर को कोनोडर्म कह रहे हैं। इनके जो आउटर लेयर है उसके सेल को पिनेकोसाइट, इनर वाले सेल को कोनोसाइट। ठीक है, मिलते जुलते नाम है। कोनोसाइट जो है वो फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल है,
जो आपको जूम करके दिखाया हुआ भी है डायग्राम में। फिर इन दोनों सेल्स के दरमियान, इन दोनों लेयर्स के दरमियान आपको एक जिलेटिनस मैट्रिक्स मिलता है, मीजेनकाइमा, जिसके अंदर वॉन्डरिंग सेल्स होते हैं। फिर इसके बाद इनकी बॉडी की जो पोर्स हैं, जो ओपनिंग्स हैं, दो तरह की, एक है इनकमिंग, एक है आउटगोइंग। इनकमिंग बहुत सारी, आउटगोइंग सिर्फ एक है। इनकमिंग को आप क्या कह रहे हो, ऑस्ट्रिया कह रहे हो, और आउटगोइंग को आप ऑस्क्यूलम कह रहे हो। ठीक है, आउटगोइंग एक ही है लेकिन लार्ज है। तो आ जाओ इनकी न्यूट्रिशन पर। ठीक है, ग़िज़ा इनकी कैसी होती है? स्पंजेस आर हेटेरोट्रॉफिक, डिपेंड ऑन फूड कमिंग टू देयर बॉडी विद वाटर करंट थ्रू ऑस्टिया। ठीक है, ऑस्टिया क्या है? ऑस्टिया इनकी बॉडी ओपनिंग पोर्स है, इनकमिंग पोर्स है। ऑस्टिया इनके इनकमिंग पोर्स है। सो उन पोर्स के ज़रिए हमने देखा था डायग्राम में, वाटर अंदर आ रहा था। ठीक है, अब जो पानी अंदर आ रहा है वो पानी अपने साथ जो भी आसपास से खाना लेकर आ रहा है वही उनका सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है, वही उनका सोर्स ऑफ फूड है। दैट्स वाई दीज आर हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, ये हेटेरोट्रॉफिक है, बाहर से आने वाले खाने पर डिपेंडेंट है, अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ठीक है, अब जो ऑस्ट्रिया में इनके पास खाना आ जाता है, अब ऑस्ट्रिया में आपको बताया हुआ है कि फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, कोनोसाइट्स में फ्लैजिला होते हैं। तो वो क्या करते हैं, फ्लैजिला फिर पानी के साथ जो खाना अंदर आ रहा है, फ्लैजिला उन्हें मजीद अंदर धकेल लेते हैं। ठीक है, अंदर ले लेते हैं। वाइल इंट्रासेलुलर डाइजेशन टेक्स प्लेस, फिर इनकी बॉडी के अंदर डाइजेशन होती है। जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो मेसेंकाइमल सेल्स तक के जाते हैं। मेसेंकाइमल सेल्स कौन से हैं? जिनकी दोनों लेयर्स के दरमियान मेसेंकाइमा प्रेजेंट था। ठीक है, द वेस्ट मटेरियल आइदर डिफ्यूज आउट ऑफ द स्पंजेस डायरेक्टली थ्रू द बॉडी वॉल और थ्रू ऑस्क्यूलम। ठीक है, अब जो वेस्ट मटेरियल इनका होगा उसके लिए कोई एक्सक्रीटरी प्रोसेस इनके पास नहीं होता है, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। हमने ये भी पढ़ लिया था स्टार्टिंग में, जब हमने इंट्रो पढ़ा था तो वहाँ पर भी हमने पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बेसिस पर भी हमने क्लासिफाई किया था। और एक वो थे जिनमें कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता है, जिनमें सिंपल डिफ्यूजन होती है। तो ये वहाँ पर उसकी कैटेगरी में आप जाकर दोबारा देखना, पॉरीफेरा उधर पाए जाएंगे। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होती है, एक्सक्रीशन के लिए सिंपल से डिफ्यूजन होती है। इनका जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, डिफ्यूजन क्या होती है? डिफ्यूजन इज़ द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस मूव्स फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। अब जब वेस्ट मटेरियल की कंसनट्रेशन इनकी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी तो ये अपनी सराउंडिंग में खुद ब खुद वो मटेरियल मूव कर जाएगा। ठीक है, डिफ्यूज़ हो जाएगा, डिफ्यूज़ आउट हो जाएगा। तो इनका वेस्ट मटेरियल डिफ्यूज़ आउट होगा या तो डायरेक्टली इनकी बॉडी वॉल से, या तो फिर जो एक ही इनकी सिंगल और लार्ज ओपनिंग है ऑस्क्यूलम, उसके थ्रू। तो यहाँ पर इनकी न्यूट्रिशन हो गई। फिर बात करते हैं इनके नर्वस सिस्टम की। अब इनका नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है, लेकिन इनके न्यूरॉन्स और न्यूरोसेंसरी सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो हेल्प करते हैं वाटर फ्लो की कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, क्योंकि इनका क्या है, वाटर फ्लो से ही इनकी न्यूट्रिशन इनटेक हो रही है, वाटर फ्लो से ही इनकी डिफ्यूजन होकर इनकी एक्सक्रीशन भी हो रही है। सो इनका क्या चीज़ कंट्रोल करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? वाटर फ्लो कंट्रोल करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो इनकी बॉडी में नर्वस सिस्टम तो प्रॉपर नहीं है, लेकिन चंद एक न्यूरॉन्स और न्यूरोसेंसरी सेल्स हैं जो किस में हेल्प करेंगे, कोऑर्डिनेशन ऑफ वाटर फ्लो में हेल्प करेंगे। ठीक है, फिर इनका स्केलेटन जो है वो किससे बनता है? इनके स्केलेटन के फॉर्मेशन के लिए नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पाइक्यूल्स, जो अपने डायग्राम में देखे भी हैं। स्पाइक्यूल्स आपको जूम करके दिखाए हुए। ठीक है, ये स्पाइक्यूल्स जो है वो कैलकेरियस से सिलिशियस होते हैं। कैलकेरियस मतलब कैल्शियम से बने हुए और सिलिशियस मतलब सिलिका से बने हुए। ठीक है, जबकि जो कुछ स्पंजेस होते हैं लाइक बाथ स्पंज पजेस स्पंजिंग फाइबर्स। ठीक है, उनके अंदर स्पेशल फाइबर्स होते हैं जिनका नाम होता है स्पंजिंग फाइबर्स। ऑस्क्यूलम एंड ऑस्टिया ऑल्सो कंटेन स्पाइक्यूल्स। ठीक है, जितने भी ऑस्क्यूलम है, ऑस्क्यूलम तो एक ही होता है, और जितने भी ऑस्टिया हैं, ओपनिंग पोर्स जितने भी हैं, उनके अंदर भी स्पाइक्यूल्स होते हैं, और स्पाइक्यूल्स से ही इनका जो है वो स्केलेटन फॉर्मेशन होती है। ठीक है, फिर उसके बाद इनके जो स्पंजेस होते हैं उनमें ये जो स्पंजेस हैं यानी कि जो पॉरीफेरा हैं, ये एसेक्सुअली और सेक्सुअली बोथ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है इनके पास। एसेक्सुअली आइदर बाय एक्सटर्नल बडिंग और इंटरनल बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? मैंने आपको कल भी बताया था, एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर आपको मेल और फीमेल दो अलग अलग पेरेंट्स रिक्वायर्ड नहीं होते, जस्ट एक ही पेरेंट हो और वही डिवाइड हो जाता है। कल भी मैंने आपको बताया था, या तो इनमें स्पोर फॉर्मेशन हो जाती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे मेथड्स हैं, यहाँ पर कौन सा होता है मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। या तो स्पोर्स फॉर्मेशन होती है, फिर स्पोर जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है, या तो फिर बडिंग होती है। जैसे अगर ये एक पेरेंट बॉडी है, इसी के ऊपर छोटा सा बर्ड निकलेगा, फिर वही बर्ड ग्रो करेगा करेगा करेगा, और जब वो मेच्योर हो जाएगा तो वो सेपरेट होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। एक तो ये बडिंग है, और भी बहुत सारे हैं, फिजन है, मतलब सिर्फ सिंपली ब्रेक हो जाना पेरेंट सेल का। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड्स हैं। यहाँ पर कौन सा मेथड होगा? यहाँ पर होगा बडिंग। ठीक है, एक्सटर्नल बडिंग भी होती है, यानी कि बॉडी के ऊपर भी बडिंग होगी और इंटरनल बडिंग भी होगी। दोनों तरह की बडिंग्स यहाँ पर पाई जाती हैं। गैम्यूल फॉर्मेशन,
ये जो इंटरनल बडिंग होती है इसका एक और नाम है गैम्यूल फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर जितना मैं मैक्सिमम आपको समझा सकती हूँ, चीज़ों को क्लैरिफाई कर सकती हूँ, वो उतना कर रही हूँ, लेकिन आपको इतनी दफ़ा इसे रीड करना है कि आपको एक छोटी छोटी सी बात याद रह जाए। ठीक है, फिर उसके बाद रीजनरेशन भी यहाँ पर कॉमन है। हमने विद रिस्पेक्ट टू रीजनरेशन भी क्लासीफाई किया था ऑर्गेनिजम्स को, वहाँ पर जाकर देखना फाइलम पॉलीफेरा रीजनरेशन में आ रहा होगा। इंट्रो में हम लोगों ने पहले ही डिटेल में सारी चीज़ें कर ली थी। एक ही जगह पर मैंने आपसे इसीलिए कहा था कि पूरे चैप्टर का निचोड़ है, क्योंकि हम इधर तो एक एक फाइलम को इन डिटेल पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू एवरी फाइलम, हम ईच एंड एवरी फाइलम की डिटेल देखेंगे, लेकिन वहाँ पर तमाम फाइलम्स को एक जगह पर कर उसका निचोड़ बना दिया गया था। ठीक है, तो रीजनरेशन भी इनमें कॉमन होती है। रीजनरेशन का मतलब कि अगर इनका कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो जाता है तो खुद ही नेचुरली उसमें कैपेबिलिटी होती है वो रीजनरेट कर जाए। स्पंजेस आर मोस्टली हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का क्या मतलब होता है? बाइसेक्सुअल। हर्माफ्रोडाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब इन एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, दैट्स आर हर्माफ्रोडाइट। तो हर्माफ्रोडाइट तो हो गए। उसके बाद है प्रोटेंड्रियस। प्रोटेंड्रियस कौन से होते हैं? जिनके अंदर फीमेल गैमेट्स फॉर्मेशन से पहले मेल गैमेट्स की डेवलपमेंट हो जाती है। ठीक है, फीमेल गैमेट की डेवलप अब ये बॉडी हर्माफ्रोडाइट है, उसी के अंदर वो बाइसेक्सुअल, उसी के अंदर मेल भी, उसी के अंदर फीमेल भी है, लेकिन फीमेल गैमेट की डेवलपमेंट से पहले मेल गैमेट्स यहाँ पर डेवलप कर जाते हैं। इनकी जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल होती है, इनकी मीसेनकाइमा में इनकी फर्टिलाइजेशन होती है। द स्पंजेस हैव प्रोबेबली एवॉल्व्ड फ्रॉम फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्टा फाइलम। किंगडम प्रोटिस्टा आपको अलग से एक पूरा किंगडम है, किंगडम एनिमेलिया के अलावा किंगडम प्रोटिस्टा में जितने भी फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट है उन्हीं से एवोल्यूशन हुई है इसकी, उन्हीं से इनकी एवोल्यूशन हुई है, उन्हीं से ये डेवलप हुए हैं, उन्हीं से ये इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, नॉन एज कोनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, फिर इनकी एग्जांपल्स क्या हैं? साइकोन। फिर उसके बाद आपको इनकी एग्जांपल्स याद होनी चाहिए। साइकोन, ल्यूकोसोलिनिया, यूप्लेक्टिला, स्पंजिला। अच्छा, आपको ये साथ साथ पता होना चाहिए कि साइकोन मैरीन स्पंज है और ये ल्यूकोसेलिनिया जो है वो इरेक्ट ट्यूब शेप्ड में होता है। मतलब इनकी थोड़ी सी आपको डिटेल दी हुई वो आपको पता होनी चाहिए। यूप्लेक्टिला जो है ये ग्लासी फ्रेमवर्क होता है, मतलब थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा आपको दिख रहा होता है, और स्पंजिला जो वो फ्रेश वाटर स्पंज है। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, तो एग्जाम्पल्स विद नेम आपको अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। फिर आप आ जाओ उसके बाद यहाँ पर इसकी डायग्राम आपको दी हुई है। इस डायग्राम को अच्छे तरीके से आप देख लो, इस डायग्राम की लेबलिंग को आप अच्छे तरीके से देख लो। यहाँ पर स्काइफा और ल्यूकोसोलिनिया की डायग्राम दी हुई है। स्काइफा तो एग्जाम्पल में नहीं था। अच्छा, और क्या है? ल्यूकोसोलिनिया है एग्जाम्पल में। तो ठीक है, इनके रेक्ट ट्यूब शेप्ड। हाँ, ल्यूकोसोलिनिया को यहाँ पर देखो ट्यूब शेप्ड आपको बताया हुआ है, यहाँ पर आपको बॉडी ट्यूब्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये आपको बॉडी ट्यूब्स नज़र आ रही हैं। तो इनकी आप जो है ये अच्छे तरीके से देख लो। ऑस्क्यूलम इनकी सिंगल ओपनिंग है, और क्या कहते हैं ये ब्रांचेस हैं, ये बर्डिंग है। ठीक है, बर्डिंग होगी इनकी बॉडी में, एक्सटर्नल बर्डिंग आपको शो की हुई है। जो छोटे छोटे से पोर्स हैं ऑस्टियम, और ये कैनाल है, दैट्स वाई ये कॉल्ड चैनल बॉडी कहलाती हैं ये। और ये जो इनकी डर्मल ऑस्टिया है, यानी कि इनकी स्किन के ऊपर जो ओपनिंग्स हैं, ये सिलेंडर है, ये स्पाइक्यूल्स हैं इनके जो है पूरे स्पाइक्यूल है, इनका स्केलेटन बना रहा होता है। ये बेस है, ये बेस के भी नीचे सबस्ट्रेटम है जिस पर मतलब ये सबमर्ज्ड होती है ना रॉक से, जहाँ से अटैच होती हैं, जिसकी वजह से सेसाइल होती है, नॉन मूविंग होती है। ये बर्ड्स हैं, ये ऑस्क्यूलम है। तो ये बस इस डायग्राम को आप अच्छे तरीके से देख लो।